तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी आबकारी 23 फरवरी शिफ्ट 1 का एग्जाम एनालिसिस, जिसमें एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे, जिससे कि अगर इससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपके आगामी एग्जाम में आता है, चाहे वो पटवारी का एग्जाम हो, चाहे वो आपका आगामी आबकारी का एग्जाम हो, तो उस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सके। आज के लगभग सारे प्रश्न हमें मिल चुके हैं, चाहे वो आपका साइंस हो, चाहे जीके हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, तो सारे प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना समय गवाए सीधे चलते हैं प्रश्नों की ओर। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या था। तो आज का पहला प्रश्न आया था, आरबीआई की वर्तमान रेपो रेट कितनी है। ठीक है, जिसका आंसर है वर्तमान में आरबीआई की रेपो रेट 6.50% है। याद रखिएगा, ये सीधे परसेंट आपसे पूछा गया था। इससे पहले कितनी थी, तो 6.25% थी, यानी कि 0.25% की वृद्धि हुई है। और वर्तमान में ये जो रेपो रेट है वो 6.50 हो गई है। इससे संबंधित प्रश्न आपके पटवारी में भी आपसे टकरा सकते हैं। ठीक है, चलिए और बता देते हैं आपको। देखिए, रेपो रेट बढ़ाया क्यों जाता है, तो रेपो रेट बढ़ाने का फैसला महंगाई पर काबू पाने के लिए किया जाता है। रेपो रेट से क्या होता है, रेपो रेट बढ़ जाएगी तो मार्केट में पैसा कम आएगा, पैसा कम आने से महंगाई क्या होती है, कम हो जाती है। इसलिए महंगाई को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाया जाता है। कई बार यह प्रश्न ही पूछा गया है कि महंगाई नियंत्रित करना और रेपो रेट को बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो याद रखिएगा रेपो रेट को बढ़ाने से महंगाई नियंत्रित होती है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आया था कि 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया था। इस बार के समारोह में प्रश्न का सही आंसर था मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी को मुख्य अतिथि बनाया गया था। चलिए इस प्रश्न से संबंधित कुछ और जानकारी आपको दे दें। देखिए, भारत सरकार ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि बनाया था। आगे देखिए, वे गणतंत्र दिवस समारोह को ज्वाइन करने वाले पहले मिस्र के नेता हैं। इससे पहले मिस्र का कोई भी नेता भारत में नहीं आया था समारोह को ज्वाइन करने, ये पहले नेता हैं। 2020 में अगर बात करें तो सबसे अंतिम बार जो है ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को बुलाया गया था। उसके बाद से अब सीधे इनको बुलाया गया, याद रखिएगा। ठीक है, ब्राजील के राष्ट्रपति थे जायर बोल्सोनारो, अब नहीं है वहां के। ठीक है, चलिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के अनुसार होता है, यह प्रश्न पूछा गया था आज पॉलिटी से। सही आंसर है अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। कुछ और फैक्ट देख लीजिए, जिससे कि आगे प्रश्न अगर इससे संबंधित आए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो भारत संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति की योग्यता अनुच्छेद 66(3) में बताई गई है। अनुच्छेद 64 से जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यों की परिषद तथा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि पदेन सभापति राज्यसभा का कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, अनुच्छेद 64 से। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। नोबेल पुरस्कार से लगातार प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, तो स्वांते पावो को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है नोबेल पुरस्कार। स्वांते पावो कौन है, आइए देख लेते हैं। तो स्वीडन के सांते पावो को चिकित्सा के क्षेत्र में नई खोज के लिए 2022 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने क्या खोज की, देखिए, उन्हें यह पुरस्कार बाजों के विलुप्त पूर्वजों और मानव विकास की आनुवंशिकी से जुड़ी खोजों के लिए दिया गया है। दोनों आपको याद रखना है कि बाज जो विलुप्त हो रहे थे उनके बारे में कुछ खोज की है, और मानव की विकास की जो आनुवंशिकी है उनके बारे में खोज की है स्वांते पावो ने, इसलिए उन्हें जो है ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं, किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र, 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। देखिए, अगर स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है तो हम थोड़ा कम कर लेंगे, या आप स्पीड कम कर लीजिए, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य है कि कम से कम समय में आपको पूरी जानकारी दी जा सके। आपका समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, काम की न्याय संगत और मानवीय स्थितियां और मातृत्व राहत किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है, ये भी आपका पॉलिटी से प्रश्न है। आंसर है आर्टिकल 42 में। ये जो है बताया गया है कि काम की न्याय संगत और मानवीय स्थितियां और मातृत्व राहत, यानी कि जो महिलाएं हैं जब गर्भवती होती हैं तो उनको राहत दी जाती है। कौन से अनुच्छेद से, अनुच्छेद 42 से। ठीक है, चलिए कुछ और महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं जो अभी तक पूछे जा चुके हैं आपके आबकारी में। तो अनुच्छेद 41 का उद्देश्य बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, अपंगता और अयोग्यता आवश्यकता की स्थिति में व्यक्तियों के कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के लिए है। यानी कि अगर ये कोई अपंगता, बेरोजगारी हो जाती है तो उसकी सहायता अनुच्छेद 41 के अनुसार की जाती है। और अनुच्छेद देखिए कौन सा पूछा गया था, अनुच्छेद 38 पूछा जा चुका है। तो अनुच्छेद 38 जो है वो राज्यों के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित रखता है। अनुच्छेद 38। 39 ए क्या करता है, तो सामान और निःशुल्क कानूनी सहायता, समान और निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39 ए में दी गई है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं आज का। तो योजना आयोग को किसने समाप्त किया है, तो प्रश्न का सही आंसर है नरेंद्र मोदी जी ने योजना आयोग को समाप्त कर दिया। चलिए योजना आयोग के बारे में कुछ जानकारी आपको दे दें। तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। योजना आयोग के स्थान पर अब क्या आ गया है, तो योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान में नीति आयोग कार्य कर रहा है, जिसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है,
नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देख लीजिए, हर घर जल पहुंचाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो गोवा ऐसा पहला राज्य है जिसने अपने हर मतलब कि हर घर में जो है जल पहुंचा दिया, ठीक है। चलिए कुछ और फैक्ट देखते हैं। तो हर घर जल पहुंचाने वाला पहला राज्य गोवा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत हमारी सरकार ने 10 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइपलाइन के जरिए जल पहुंचाया है, ठीक है। हर घर जल पहुंचाने वाला पहला जिला की बात करें तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जो है वो पहला ऐसा जिला बन गया जिसने हर घर जल जो है पहुंचाया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन है? एक पुस्तक जरूर पूछी जा रही है, तो देखिए इसके लेखक हैं चेतन भगत, और जो फेमस लेखक है उनकी ही पूछी जा रही है, ज्यादा कठिन नहीं पूछी जा रही, ठीक है। देखिए चेतन भगत ने 23 सितंबर 2021 को अपनी आगामी पुस्तक 400 डेज का ट्रेलर जारी किया था, इसलिए ये जो करंट अफेयर का प्रश्न बना है इसलिए ये किताब पूछी गई है, ठीक है। कुछ अन्य किताबें देख लीजिए जो चेतन भगत की पूछी जा सकती हैं। तो देखिए व्हाट यंग इंडिया वांट, हाफ गर्लफ्रेंड, मेकिंग इंडिया ऑसम, ये जो है ये कुछ इनकी किताबें हैं जो परीक्षाओं में लगातार पूछी जाती रहती हैं। चलिए ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार चाहे वो आपका आबकारी का एग्जाम रिव्यू हो, चाहे वो आपका पटवारी का एग्जाम रिव्यू हो, लगातार हम आपके लिए ऐसे ही लेकर के आते रहेंगे। एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी भी देते रहेंगे जिससे कि आपकी और अधिक नॉलेज बढ़ सके, जिससे कि इससे अगर रिलेटेड थोड़ा सा भी रिलेटेड कोई प्रश्न आता है तो आप उससे आराम से क्रैक कर सकते हैं। देखिए मुगल काल के संस्थापक बाबर का शासनकाल कब से कब तक था? तो अब पूरा शासनकाल हमने बता दिया है। देखिए तो बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 तक था। बाकी शासकों के शासनकाल देख लीजिए, 1530 से 1556 हुमायूं का था, 1556 से 1605 अकबर का था, 1605 से 1627 जहांगीर का, 1627 से 1657 शाहजहां का, 1658 से 1707 औरंगजेब का था, ठीक है। इन्हीं लोगों के जो कार्यकाल हैं वो पूछे जाते हैं आपके मुगल शासक से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 15 सितंबर को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रश्न का सही आंसर है इंजीनियर्स डे मनाया जाता है 15 सितंबर को। कुछ और डे देख लीजिए जो अभी लगातार पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। देखिए 5 सितंबर वाला पूछा जा चुका है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी, ठीक है। 16 जनवरी को स्टार्टअप डे पूछा जा चुका है। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी अभी मनाया जाना शुरू किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में टकराएगा। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखें, मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली किस मुगल सम्राट के शासनकाल में लाया गया था? प्रश्न का सही आंसर है शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां की बात कर लें तो शाहजहां के बचपन का नाम मोहम्मद खुर्रम था। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है आपके इसी आबकारी के एग्जाम में, ठीक है। देखिए ताजमहल, मोती मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ये कुछ शाहजहां के द्वारा करवाए गए निर्माण है जो पटवारी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 12 देखिए, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था? आपका इकोनॉमिक्स से प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न का सही आंसर है सेकंड, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी तो ये भी देख लेते हैं। देखिए तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी 1956 से 1961 तक, ठीक है। आर्थिक स्थिरता के माहौल में ये जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना की गई थी। इस योजना में मुख्य रूप से भारी जो उद्योग होते हैं उन पर जो है ध्यान केंद्रित किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर भारी उद्योग हैं, जो भारी उद्योग हैं उन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। पहली में कृषि पर ध्यान केंद्रित किया गया था, ठीक है, आपको पता ही होगा। चलिए किस पंचवर्षीय योजना में, और इसी पंचवर्षीय योजना जो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसी में दुर्गापुरा और भिलाई सहित 5 अन्य संयंत्र जो हैं, जो आपके लौह संयंत्र हैं, इनका जो है निर्माण किया गया था इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की बहन थी, उन्होंने जो है हुमायूंनामा जो है लिखा था, ठीक है। चलिए और ये हुमायूं की बहन थी, ठीक है। फारसी भाषा में हुमायूंनामा लिखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 14, जापान भारत समुद्री अभ्यास जिमैक्स 22 का कौन सा संस्करण 11 सितंबर 2022 को शुरू किया गया है? आइए आंसर देखें। तो छठवां संस्करण जो है वो अभी हाल ही में शुरू किया गया है, ठीक है। तो जिमैक्स 2022 की मेजबानी वर्तमान में भारतीय नौसेना द्वारा बंगाल की खाड़ी में की जा रही। कहां पर हो रहा है यह अभ्यास? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। चलिए भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो 3 स्वदेशी रूप से निर्मित जो युद्धपोत है वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? सबको पता है, दूसरी अनुसूची में, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री मतलब मंत्रिपरिषद हो, सबका वर्णन किया गया। देखिए संविधान की दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदों की धारकों के लिए अनुमोदन सूचीबद्ध है, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, न्यायाधीश, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन का वर्णन दूसरी अनुसूची में किया गया है, आपको याद रखना है। 16 देखिए, डीपीएसपी में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? सबको पता है अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है, और ये जो अनुच्छेद 40 है वो गांधीवादी विचारधारा वाला है। याद रखिएगा प्रश्न पूछा गया है कि अनुच्छेद 40 कौन से विचारधारा का है? तो गांधीवादी विचारधारा का है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 17 आया था, अरुणोदय योजना किस राज्य की है? याद रखिएगा, असम की योजना है अरुणोदय, 2020 में ये शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? यहाँ से आपके साइंस के कुछ प्रश्न मिले हैं, वो स्टार्ट हो गए हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। कुछ सिंपल प्रश्न भी आ रहे हैं, ठीक है ना। किस विटामिन की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं? तो पता है आपको, विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कुछ अन्य फैक्ट देख लीजिए, तो यह शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ावा देता है। आपको पता है कैल्शियम से ही आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, और ये सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। बहुत बार यह प्रश्न बना है कि मानव शरीर का कौन सा विटामिन है जो बाहर से हमें प्राप्त होता है, हमारे अंदर नहीं बनता है? तो वो आपका होता है सूर्य की रोशनी से हमको विटामिन डी प्राप्त होता है। त्वचा में होता है, जैसे सूर्य की रोशनी आती है तो शरीर अपने आप उसको बना लेता है। तो सूर्य की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त होता है। और कुछ और विटामिन देख लें, तो रतौंधी की बात करें तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ठीक है, बेरी बेरी जो है विटामिन बी की कमी से होता है, और स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, बाकी अगर जनन अंगों की बात करें तो जनन अंगों से संबंधित रोग विटामिन ई की कमी से होता है, और रक्त से संबंधित रोग जो है वो विटामिन के की कमी से होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, फलों को पकाने में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? तो एसिटिलीन जो गैस है वो फलों को पकाने में जो है यूज में लाई जाती है। चलिए बात करें करंट अफेयर की, तो 4 प्रश्न करंट अफेयर से आए हैं। ठीक है, इतिहास के 5 से 6 प्रश्न आए हैं। और आज यहाँ पर बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। प्रायिकता अभी तक नहीं पूछी गई थी, प्रोबेबिलिटी, लेकिन आज 3 प्रश्न प्रायिकता के देखने को मिले हैं, यानी कि एक नया टॉपिक यहाँ पर जोड़ दिया गया है व्यापम के द्वारा अब इस शिफ्ट में। तो प्रायिकता अब आपको देखने को लगातार मिलने वाली है। ठीक है, 5 प्रश्न सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन थे, 5 प्रश्न मीन मीडियन मोड से 5 प्रश्न मिलाकर के आए थे, जिसमें 3 सिंपल थे और 2 आपके सारणी वाले थे। ठीक है, 2 प्रश्न ग्राफ के थे, वो ग्राफ बना देते हैं ना कि महिलाओं की संख्या इतनी है, पुरुषों की संख्या इतनी है, बताइए 2016 में महिलाओं की संख्या पुरुषों से कितनी अधिक है? ऐसे प्रश्न आए थे। ठीक है, एक प्रश्न एसआई का आया था, सीआई का एक भी प्रश्न नहीं था। 2 प्रश्न सीपीएसपी के थे। ठीक है, अब अगर रीजनिंग की बात कर लेते हैं तो सिटिंग के 3 प्रश्न थे, यानी कि केंद्र की तरफ जो है एक गोले में 6 लोग केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए थे, और सिटिंग में पूछा गया था कि इनके बाएं कौन है, इनके दाएं कौन है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के 4 प्रश्न थे, जिनमें से 3 प्रश्न बहुत ही सरल थे और एक प्रश्न जो है वो हाई लेवल का था। ठीक है, 2 प्रश्न ब्लड रिलेशन के आए थे, जिनमें चित्र की ओर इशारा करके ब्लड रिलेशन पूछा गया था। एक प्रश्न था कि चित्र की ओर मतलब दिखा रहे हैं कि इस ये चित्र दिखा करके पूछा गया था कि कौन क्या लगता है, और दूसरा वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऊपर दिया गया था ए एल्डर, बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, ए डॉलर डी का अर्थ है कि ए डी के माता है, ऐसे करके पूछा गया था। और फिर पूछा गया था कि इनमें से ए का एफ से क्या संबंध है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना था। ठीक है, चलिए कैलेंडर के 2 प्रश्न आए थे जो कि बहुत सिंपल प्रश्न थे, यानी जिसमें पूछा गया था कि एक महिला जिसका जन्म 6 नवंबर 2002 को हुआ था, तो बताइए कि आज से 18 माह बाद कौन सा दिन होगा इसी दिन? तो आप आराम से कैलकुलेट करके बता सकते थे। एक सिंपल प्रश्न आया था कि 365 दिन कौन से होते हैं, लीप वर्ष में होते हैं या फिर गैर लीप वर्ष में होते हैं, ये भी आप बता सकते थे। क्लॉक से एक प्रश्न आया था, 11:40 पर मिरर इमेज क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो 11:60 में से घटा देंगे तो वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए लगातार हम आपके लिए वीडियो लेकर के आते रहेंगे। चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक करके लोगों तक शेयर कर दीजिए। इसका पीडीएफ भी बहुत जल्द हम आपको लेकर के आपके लिए लेकर के आ जाएंगे, और जो बाकी की शिफ्ट हैं 2 और 3, इन दोनों शिफ्टों का एक साथ वीडियो आज शाम को 8 बजे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और आपको ये भी हम बताएंगे कि शिफ्ट में बहुत सारे प्रश्न गलत मिल रहे हैं, हर शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न गलत मिल रहे हैं, तो शिफ्ट 1 से लेकर के अब तक कितने प्रश्न गलत हुए हैं उसकी भी एक वीडियो हम लेकर के आने वाले हैं, जहां तक हमको जानकारी मिली है। ठीक है, चलिए लाइक जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।